आई वॉज ऑन अ फास्ट ट्रैक करियर मोड। मैं लंदन में पोस्ट हुई। वहाँ पे जो सीईओ थे, ही सेक्सुअली हरास्ड मी। ही टुक मी टू हिज रूम एंड उन्होंने मुझे अपने प्राइवेट पार्ट्स एक्सपोज किए। हम क्या करते हैं अपनी लड़कियों के साथ, जिसके साथ कुछ हुआ हो, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? कितनी बार बोले लड़कों को दोस्त मत बनाओ, ज़्यादा पढ़ा दिया ऐसे, शादी करो वापस भेजो। एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश भी की हो तो आपको अथॉरिटीज़ इतनी इंसेंसिटिव हैं। आप बोलोगे मेरी ग्रोपिंग हुई है, इसने मेरे साथ मेरे को छुआ है गलत जगह से, तो पूछेंगे कहाँ, कैसे, कब। इतने प्रश्न, छू के बताओ कैसे किया है। मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे शहरों को प्रगति की ओर ले जाने में जुटे रहते हैं? चलिए सुनते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम सुप्रीत के सिंह है। मैं कश्मीर की हूँ। पिताजी मेरे आर्मी में थे और मेरी अपब्रिंगिंग पूरे हिंदुस्तान में हुई है, डिफरेंट स्टेट्स में हुई है। और मैं को फाउंडर हूँ रेड डॉट फाउंडेशन की, जो एक एनजीओ है, और बियॉन्ड ब्लैक की, जो एक सोशल एंटरप्राइज है। मैं 5 साल की थी जब पापा गुजरात में पोस्टेड थे, तो हम पापा के साथ थे। वहाँ पे धरंगधरा जगह है, वहाँ पे मॉम एंड डैड बाहर गए हुए थे कहीं पे, और हमारे जो हेल्पर भैया हैं, जो मेरे केयर टेकर थे, जो मुझे पार्क ले जाते थे, स्कूल ले जाते थे, वो थे मेरे साथ घर में। एंड आई रिमेंबर ही टुक मी टू हिज रूम एंड उन्होंने मुझे अपने प्राइवेट पार्ट्स एक्सपोज किए। 5 साल की थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है, और उस टाइम के बाद मुझे कुछ याद नहीं है। आई स्टिल रिमेंबर हिम एक्सपोजिंग हिज पार्ट्स and him trying to make me touch him, and everything is blank. The only thing I remember is there was this very strong stench of that room, of his body, and मैं अभी आपसे कहानी शेयर कर रही हूँ, मुझे अभी भी वो स्मेल आ रही है। अच्छी फीलिंग नहीं है। बट जब मम्मा पापा घर वापस आए, आई डोंट थिंक मुझे पता भी था क्या हुआ। सब ब्लैकआउट हो गया था। ये मेमोरी मेरे पास, मेरे को वापस आई है जब मैं 8 साल पहले 6 साल के बच्चों के साथ एक वर्कशॉप कर रही थी। जब मैं उनको बता रही थी गुड टच बैड टच क्या होता है, कैसे ट्रस्टिंग एडल्ट्स को बताओ अगर ऐसा कुछ हुआ है। वहाँ पे मेरी ये मेमोरी वापस आई, और कुछ दिनों के लिए आई कट ऑफ फ्रॉम एवरीवन। तो जब मैं पहली बार घर से बाहर गई, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बैंगलोर में थी मैं। मैंने इंटरनेशनल बिजनेस और मार्केटिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। एंड मेरे को एक बहुत अनलाइकली फ़ोन आया कहीं से कि एक वैकेंसी है। होप्स मत हाई करो, क्योंकि ये लिकर कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी। इन्होंने कभी किसी लड़की को मैनेजरियल लेवल में नहीं लिया है, सो बट दे वांट टू मीट यू। बट खैर मुझे जॉब मिल गया। बट क्योंकि मैं पहली लड़की थी उस ओहदे पे, एक लिकर इंडस्ट्री में, लिकर कंपनी में, काफ़ी लोगों के जो बोर्ड पे बैठते थे उन कंपनीज़ के, उनकी नज़रें मेरे पे थी कि मेरा करियर कैसे शेप अप हो रहा है। बिकॉज़ जेंडर इक्वालिटी के क्वेश्चंस उस टाइम शुरू हो गए थे। आई वाज़ ऑन अ फास्ट ट्रैक करियर मोड। मैं लंदन में पोस्ट हुई एज़ द मार्केटिंग मैनेजर फॉर यूनाइटेड किंगडम। बट अनफॉर्चुनेटली 6 महीने में ही वहाँ पे जो सीईओ थे, ही सेक्सुअली हरास्ड मी, वाज़ ट्रॉमाटाइज्ड। मुझे नहीं पता था कि कंपनी में शायद उनको पता नहीं होगा कि कैसे हैंडल करना है, लेकिन मैंने आर्मी किड होते हुए डिसिप्लिन सीखा था, हायरार्की सीखी थी। मेरे माँ बाप ने सिखाया था बचपन से हमेशा से ही, पहले हायरार्की पे जाओ, डोंट जंप हायरार्कीज, ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फर्स्ट, बात करके। एंड आई स्पोक टू माई प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, और वो हिंदुस्तान से लंदन आए मुझसे मिलने। उन्होंने मुझे बहुत ऑप्शंस दिए। उन्होंने बोला हम इनसे बात करेंगे, आप इनके साथ फिर भी काम कीजिए, वी कांट रिमूव हिम। एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई नॉट। तो मैंने उनको सीधा कहा कि मैं नहीं इनके साथ काम कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला दुनिया में कहीं भी, जहाँ भी हमारी सब्सिडरी कंपनी है, आप कहीं भी जॉब मांग लो, हम आपको वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। बिकॉज़ उस टाइम पे उनके पास एक सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी भी नहीं थी। पहली लड़की थी, नई-नई चीज़ें उनके सामने आ रही थी। तो मैंने डिसाइड किया मैं वापस हिंदुस्तान आऊँगी, और हमने तभी एयरलाइन शुरू की थी, द सेम ग्रुप दैट आई वाज़ वर्किंग विद उन्होंने। तो मैंने वो एयरलाइन में ट्रांसफ़र ले लिया। अब मैं लिकर इंडस्ट्री से आई थी, सीनियर मैनेजर थी, और एविएशन इंडस्ट्री में, तो उनको भी समझ नहीं आ रहा था, जो वहाँ के लोग थे जो उस कंपनी में थे, कि अब इनको हम कहाँ पे डालें। तो उन्होंने मुझे एक छोटे से कैबिन में जगह दी, और उस कैबिन में एक और लेडी थी, मेरी सीनियर, मेरी मेंटर थी।
and she became my closest friend. Her name is Elsa Marie De Silva, and वो मेरी पार्टनर बनी. उसके बाद हमने जो भी काम किया साथ में हम पार्टनर्स बने. तो वो मेरी पार्टनर है रेड डॉट फाउंडेशन में भी, और वो मेरी पार्टनर है बियॉन्ड ब्लैक में भी. और इसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने मुझे शॉर्ट चेंज, आई फेल्ट शॉर्ट चेंज, यू नो, बिकॉज उन्होंने कुछ नहीं किया. वो आदमी अभी भी वहीं काम कर रहा था. मुझे वो ग्रुप से वो समझ नहीं आया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया. आई वॉज नॉट हैप्पी. एंड बचपन से मैं लिखती थी, मैं पेंटिंग करती थी, चारकोल स्केचेस बनाती थी. मैंने बेचे भी हैं अपने चारकोल स्केचेस उससे पहले. हॉबी थी पहले, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि अब मैं वो करना चाहती हूँ जहाँ पे कुछ पर्पस हो मेरे लिए. आई वाज स्टिल फिगरिंग इट आउट. तो मैंने डिसाइड किया मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के अभी अपने आर्टिस्टिक सुप्रीत को पुश करूँगी आगे. सो आई स्टार्टेड फोटोग्राफी. आई वॉज डायरेक्टिंग स्टिल कैंपेन्स. मैंने लिखना शुरू किया, और कहानी बढ़ते बढ़ते मैं एड्स डायरेक्ट करने लगी. मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई. तो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हो गई. 2012 में जब निर्भया हुआ, आप सब जानते हैं, वो दिल्ली में एक बस में गैंग रेप हुआ था एक लड़की का, जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था. हिंदुस्तान नहीं, मेरे ख्याल से पूरे ग्लोब में काफ़ी लोगों ने खड़े होकर नोटिस किया था ये क्या हुआ है हिंदुस्तान में. तो मैं और एल्सा बात करने लग गए कि आज के टाइम पे हिंदुस्तान में इतने एजुकेटेड लोग हैं, और दिल्ली जैसी जो हमारी कैपिटल है, ये आज भी हो रहा है, क्यों? तो जब उन्होंने मुझसे बात की, मैंने उनसे बात की, हमने रियलाइज़ किया हमारे साथ और भी बहुत चीज़ें हो चुकी हैं जिनको आप सेक्सुअल वायलेंस कहेंगे, सेक्सुअल हैरेसमेंट कहेंगे, जो हमने कभी रिपोर्ट नहीं किया पुलिस को. हमने अपने दोस्तों से बात की. ऐसी कोई लड़की नहीं है जो हमारे सर्कल में थी जिसके साथ कभी सेक्सुअल वायलेंस ना हुआ हो या सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुआ हो, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं थी जिसने वो रिपोर्ट किया हो. हमने वो रियलाइज़ किया कि जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, जितना सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है या हरासमेंट हो रहा है और जितना रिपोर्ट हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा गैप है. अगर 3 में से हर एक लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, सिर्फ 90% ऐसी लड़कियां हैं या औरतें हैं जो एक्चुअली उसको रिपोर्ट करती हैं. तो हम चाहते थे कि हम ये ब्रिज कर दें, ये गैप जो है ये ब्रिज करें, क्योंकि अगर प्रॉब्लम रिपोर्ट ही नहीं हो रही है तो पुलिस के लिए तो प्रॉब्लम इनविजिबल है. जब तक वो विजिबल नहीं होगी तो वो कैसे उसको सॉल्व करेंगे. सो दैट वाज आवर प्लान. वी वांटेड टू डू दैट. हम बहुत मार्चेस में गए, हमने मोमबत्तियां जलाई, हम सॉलिडारिटी में बैठे, मंच पे बैठे, सड़कों पे बैठे, लेकिन हम वहां पे रुकना नहीं चाहते थे. लेकिन हम बातें करते रहे लोगों से, और तब हमें रियलाइज हुआ कि ये डेटा इसलिए नहीं है, लोग इसलिए रिपोर्ट नहीं करते हैं. पहली बात तो उनको पता ही नहीं है सेक्सुअल वायलेंस होता क्या है, क्या क्राइम है, लॉ क्या बोलता है. दूसरा, डर होता है उन्हें. सबसे पहले हम क्या करते हैं अपनी लड़कियों के साथ, जिसके साथ कुछ हुआ हो, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, कितनी बार बोले लड़कों को दोस्त मत बनाओ, ज्यादा पढ़ा दिया ऐसे, शादी करो वापस भेजो. तो लड़कियां घर में भी नहीं बताती हैं, और अगर कहीं हिम्मत करके बता दिया तो कई पेरेंट्स बोलते हैं कि चुप हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है रिपोर्ट करने की, नाम खराब हो जाएगा, शादी कौन करेगा तुम्हारे साथ. पेरेंट्स ने साथ में जाके एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश भी की हो, तो आपको अथॉरिटीज इतनी इंसेंसिटिव हैं. आप बोलोगे मेरी ग्रोपिंग हुई है, इसने मेरे साथ मेरे को छुआ है गलत जगह से, तो पूछेंगे कहाँ, कैसे, कब. इतने प्रश्न, छू के बताओ कैसे किया है, वो ऐसी चीजें पूछते हैं कि आपको खुद घिन आने लगती है बात करने से भी. और अगर चलो उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी तो हमारी जुडिशरी पूरे 7 से 10 साल लेती है सॉल्व करने में एक केस. की गलती नहीं है, पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की. बट वो लड़की जिसके साथ वो हुआ है, जब से वो हुआ है, वो 7-10 साल तक वो सह रही है, वो झेल रही है वो हैरेसमेंट. उसकी लाइफ उतनी ही रह गई है, इसलिए लोग रिपोर्ट नहीं करते. तो हम चाहते थे पहले तो हम लोगों को बताएं कि क्या होता है सेक्सुअल वायलेंस, यौन शोषण बोलते हैं जिसको हिंदी में. और हम चाहते थे कि हम लोगों को एनोनिमसली बुलाएं कि हमारे साथ रिपोर्ट करो. तो हमारे एनजीओ में, रेड डॉट फाउंडेशन में, हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है सेफ सिटी, वो एक वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोगों को बोलते हैं बिना अपने नाम बताए, बिना अपना नंबर दिए, आप सिर्फ बोलो क्या हुआ है, कब हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कितने बजे और कहाँ पे हुआ है. तो जैसे ही वो ये 3 चीजें बताते हैं तो वो एक बैलून बन के गूगल मैप पे पिन हो जाता है.
तो जैसे जैसे लोग रिपोर्ट करने लगते हैं, आप ट्रेंड्स देखने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गुरुग्राम में हो, किसी मॉल के बाहर हो, और वहां पे अगर आपने देखा है 6-7 रिपोर्ट आई हैं 7 से 8 बजे के बीच में ग्रोपिंग होती है, ये डेटा हम पुलिस के पास ले जाएंगे जो लोकल एसएचओ है, और उनको कहेंगे कि ये डेटा है हमारे पास, इसके साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो पुलिस अपना बीट पेट्रोल, जो कांस्टेबल का बीट पेट्रोल टाइमिंग होता है, वो 7 से 8 बजे रख देगी, चेंज करेगी, ताकि या तो वो परपेट्रेटर को पकड़ लेंगे जो करता है या वहां पे ग्रोपिंग करता है, या तो वहां से वो भाग जाएंगे, ये एरिया सेफ हो जाएगा। सो डेटा हम इस तरह इस्तेमाल करने लग गए। हम पुलिस में काम करते हैं, पुलिस के साथ काम करते हैं, मुंबई, पुणे, गोवा, दिल्ली। हम सिविक अथॉरिटीज के साथ काम करते हैं, जैसे बीएमसी हो गई, एमसीजीएम हो गई। हम कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, गोवा में, बैंगलोर में हमने अभी शुरू किया है, पूना में, सतारा में, महाराष्ट्र में हम काफी रूरल एरियाज में भी हैं, जहां हम कम्युनिटीज में हमें दिखता है कि यहाँ पे कोई डेटा ज्यादा आ रहा है किसी चीज के बारे में, ईव टीजिंग है, ग्रोपिंग है, असॉल्ट है, तो हम उस कम्युनिटी में जाते हैं वो डेटा के साथ, और उनको कहते हैं कि आपके यहाँ पे ये सब हो रहा है। हम जैसे ही उनको ये दिखाते हैं, 100% कोई ना कोई खड़े होके बोलता है कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है। और अगर एक कोई वहां पे खड़ा होके ऐसे बोलता है, तो एक के बाद एक सारी लड़कियां, कई बार लड़के भी बोलते हैं हाँ हमने देखा है किसी के साथ होते हुए। जैसे ये होता है, कम्युनिटी साथ में आ जाती है, और फिर हम वर्क करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें। हमने रियलाइज किया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत की नहीं है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। इट्स अ ग्लोबल पैंडेमिक। सेक्सुअल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज सिर्फ हमारे देश की, हमारे सिटी की, हमारे घर की प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आज लोकल एनजीओ पार्टनर्स के साथ हम 17 कंट्रीज में हैं, जिनमें से भारत एक है। हम आज तक 50,000 रिपोर्ट्स कलेक्ट कर चुके हैं, 50,000 से ज़्यादा है। हम 2.5 लाख लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। हम 1 मिलियन लोगों को इम्पैक्ट कर चुके हैं। एट एनी टाइम हमारे पास 1000 यूथ लीडर्स होते हैं। हमारे आज तक 3500 एम्बेसडर्स हैं, यूथ एम्बेसडर्स हैं, और ये एक मूवमेंट सा बन गया। और जितने भी लोग इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, हम इवॉल्व कर रहे हैं, हम नई चीजें सीख रहे हैं, क्या करना है कि ताकि ये प्रॉब्लम 10 साल बाद हो ही ना। जब मैं छोटी थी, थ्रू माई चाइल्डहुड, मैं हमेशा आर्मी एरियाज में रही हूँ, तो मेरा चाइल्डहुड बहुत प्रोटेक्टिव था। फिर भी मैंने कई चीजें एक्सपीरियंस की हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। लेकिन जब मैं आर्मी एरिया से बाहर आई, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, काम करना शुरू किया, तो फ्यू थिंग्स विच आई ऑलवेज टुक केयर ऑफ, जो मैं चाहूंगी कि आप भी ध्यान रखें। पहली चीज, अगर आप घर से कहीं जा रहे हैं, आपको मालूम है नई जगह है, हमेशा किसी को बता के जाएं आप कहाँ जा रहे हैं। अगर लेट इवनिंग में है तो डेफिनेटली बता के जाएं, दोस्त को बताएं, घर में किसी एडल्ट को बताएं, किसी ट्रस्ट वर्दी को बताएं, बता के जाएं, किसी ट्रस्टिंग एडल्ट को बता के जाएं। हमेशा अपना मोबाइल फोन चार्ज रखें और चार्जर साथ में लेके जाएं। आइडली अंधेरे एलीज में से, स्ट्रीट्स में से ना जाएं, और अगर आपको जाना पड़े फोन अपने बैग में रखें और आप थोड़ा सतर्क रहें। Look where you are walking. Be aware where you're going, because you're the only person who will be able to help you at that point. Ideally, I would say don't go through darkened alleys. Make sure that when you are leaving home or office, you're going with some people or you're taking a public transport. Ensure that you have called up somebody and told them you're on your way, so they can judge कि इतने टाइम में आप घर पहुंचोगे, आप नहीं पहुंचे, ताकि वो आपको फोन कर सकें। स्पीड डायल पे किसी को रखिए, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेफ सिटी ऐप डाउनलोड कीजिए, सेफ सिटी ऐप डाउनलोड कीजिए, बिकॉज आप उस पर देख सकते हैं आप जिस एरिया में जा रहे हैं। अगर किसी नए एरिया में जा रहे हैं, किसी नए शहर में जा रहे हैं, तो आप उस एरिया में जूम कर सकते हैं उस स्ट्रीट तक और देख सकते हैं यहाँ पे कभी कोई रिपोर्ट हुआ है क्या, कुछ रिपोर्ट हुआ है। और अगर उस समय पे जब आप वहाँ पहुँचेंगे कुछ रिपोर्ट हुआ है, तो आप अपना टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। यू कैन बी मोर सिचुएशनली अवेयर एंड यू कैन मेक डिसीजंस फॉर योर ओन सेफ्टी। पेपर स्प्रे सब बोलते हैं कैरी कीजिए, मैंने आज तक नहीं किया। मैं मिर्ची कैरी करती थी, मुझे ब्लैक पेपर स्प्रे तो मिला ही नहीं कभी, लेकिन या आजकल आई थिंक इट्स क्वाइट हैंडी, सो यू कैन कैरी दैट ऑफ कोर्स। बट वन थिंग विच आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ इज व्हेन आई एम वॉकिंग अलोन,
I tie my hair. This is a very practical thing because जो बाइक पे जाते हैं कई बार वो बाल पकड़ लेते हैं. So you have to do these small things, small changes. So just be careful. Tie your hair. Keep your phone in the bag. Just keep looking around ताकि आपको पता हो कि आपके आसपास कौन है. और अगर कुछ हो तो आप चिल्लाएं. कुछ भी हो अगर. If you ever feel कि कुछ है, danger है, stop. Ask for help. कुछ नहीं होता. Maybe कोई problem नहीं थी, आपने ऐसी perceive किया. But it's better to find somebody who can help you in case it happens, right? So, and अगर किसी ने कुछ किया है, आपसे बात कर रहा है, आप नहीं करना चाहते हैं, आप चिल्ला सकती हैं. लोग सुन के शोर आते हैं. While I'm telling you this, हम लोग एक bystander intervention पे trainings देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं अगर आप sexual violence या sexual harassment देखें public space में. अपने आप को सेफ रखते हुए आप कैसे इंटरवीन कर सकते हैं कि सिचुएशन डिफ्यूज हो जाए. तो वो वर्कशॉप अगर आप कभी करना चाहें, आप www.safecity.in पे जाके देख सकते हैं नेक्स्ट वर्कशॉप कहाँ हो रहा है, एंड यू कैन probably do it. It's very helpful. It's helped me as well. So I think those are enough tips for you to stay safe. Dream big. Don't get disheartened by failure. जब तक गिरोगे नहीं तो उठना कैसे है वो सीखोगे नहीं. तो और मैं बहुत बार गिर चुकी हूँ और उठ चुकी हूँ, और आई स्टिल कांट बिलीव आई एम स्टैंडिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू. मेरी जर्नी शुरू हुई थी एक ऐसे घर में जहाँ पे मैं बहुत प्रिविलेज थी कि मुझे बहुत इक्वालिटी और इक्विटी से बड़ा किया गया. मेरे को वैल्यूज रिस्पेक्ट के सिखाए गए, ह्यूमन लाइफ के वैल्यूज सिखाई गई. मेरे साथ फिर भी 5 साल की उम्र में एक इंसिडेंट हुआ जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. और ये इंसिडेंट मुझे याद कुछ 8 साल पहले आया जब मैं बच्चों के साथ एक वर्कशॉप कर रही थी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे. और तब मुझे ध्यान आया कि मैंने आज तक अपने पेरेंट्स से भी इसके बारे में बात नहीं की है. खैर, शायद किसी दिन करूंगी. लेकिन वो जर्नी, लंदन तक जाना, लंदन में सेक्सुअल हरासमेंट होके वापस आना और फिर एल्सा से मिलना जो मेरी पार्टनर है, क्लोजेस्ट दोस्त है मेरी. तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने बोला था कि ये सब होगा और वापस आप यहाँ आएंगी ताकि आज के दिन जोश टॉक आपको एक मौका देगा कि आप उनके ऑडियंस के साथ बात कर सको, अपनी स्टोरी शेयर कर सको ताकि उनको पता चले वो अकेले नहीं है. तो अगर आप में से कोई है जिसके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है, आप अकेले नहीं हो. अगर आप चाहो मुझसे कनेक्ट करना तो आप मेरे एनजीओ के वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो. मेरा नाम सुप्रीत है. सो थैंक यू जोश टॉक्स फॉर हैविंग मी हियर. मुझे मौका दिया आपने कि मैं अपनी कहानी आपके ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूं. Thank you very much.